शांति चाची की बात सुनते ही रामप्रसाद कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उनके हाथ में पकड़ा फोन कांप रहा था। सावित्री ने मेरे लिए कोई चिट्ठी छोड़ी थी? शांति चाची ने कहा। हाँ रामप्रसाद, और मुझे लगता है तुम्हें इसे जल्द से जल्द पढ़ना चाहिए। रामप्रसाद की धड़कन तेज हो गई। सावित्री को गए कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी याद आज भी रामप्रसाद के दिल में उसी तरह जिंदा थी। उन्होंने तुरंत रोहित को आवाज दी। बेटा, मुझे गांव जाना है। रोहित ने चिंतित होकर पूछा, अचानक हुआ क्या है? रामप्रसाद ने कहा, तुम्हारी मां जैसी एक इंसान थी मेरी जिंदगी में, मेरी पत्नी सावित्री। उसने मरने से पहले मेरे लिए कुछ लिखा था। मुझे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन उसे पढ़ना जरूरी है। रोहित ने बिना सवाल किए अपनी गाड़ी निकाली। गाड़ी जैसे जैसे गांव के करीब पहुंच रही थी, रामप्रसाद की आंखों के सामने पुरानी यादें आती जा रही थीं। वही खेत, वही रास्ते, वही मंदिर और दूर से दिखाई देता उनका पुराना घर। लेकिन इस बार उस घर को देखकर उनके दिल में खुशी नहीं हुई। बस एक सवाल था, सावित्री ने आखिर क्या लिखा होगा? कुछ देर बाद गाड़ी घर के सामने रुकी। अमित और सुमित भी वहां पहुंच चुके थे। दोनों अपने पिता को देखकर आगे बढ़े। अमित ने पूछा, पिताजी, चिट्ठी मिल गई? नहीं, पहले घर के अंदर चलते हैं। घर वैसा ही था, लेकिन अब वहां पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। शांति चाची भी वहां मौजूद थीं। उन्होंने रामप्रसाद को एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाया। ये तुम्हारी पत्नी का था। तुम्हारे जाने के बाद घर की सफाई करते समय ये संदूक मिला। इसके अंदर कुछ पुराने कपड़े और ये लिफाफा था। रामप्रसाद ने कांपते हाथों से लिफाफा उठा लिया। लिफाफे के ऊपर लिखा था, मेरे रामप्रसाद के लिए। बस इतना पढ़ते ही रामप्रसाद की आंखें भर आईं। रामप्रसाद ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना कागज था। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। रामप्रसाद जी, अगर आप ये चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो शायद मैं आपके पास नहीं हूं। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद जिंदगी कैसी होगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारे बेटे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उनके दिल में अपनेपन की जगह हमेशा बनाए रखना। रामप्रसाद रुक गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अमित और सुमित भी चुपचाप खड़े थे। चिट्ठी में आगे लिखा था, अमित और सुमित से कभी ये उम्मीद मत करना कि वे हर बात में सही होंगे। आखिर वे भी इंसान हैं। अगर कभी उनसे गलती हो जाए तो उन्हें समझाना, लेकिन उन्हें अपने प्यार से पूरी तरह दूर मत करना। सुमित ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चिट्ठी का अगला हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला था। और रामप्रसाद जी, अगर कभी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि आपके बच्चे आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये मत समझना कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। बच्चों से प्यार करना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अपनी जिंदगी को खुश रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। रामप्रसाद की उंगलियां कांपने लगीं। उन्होंने आगे बढ़ा, अगर मेरे बाद कभी कोई ऐसा इंसान मिले जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ दे, तो उसे अपना मानने से मत हिचकिचाना, क्योंकि रिश्ता हमेशा खून से नहीं बनता, कभी कभी इंसानियत से भी बनता है। रामप्रसाद ने तुरंत रोहित की तरफ देखा। रोहित की आंखें भी नम थीं, लेकिन चिट्ठी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे नीचे लिखा था, और एक बात, बच्चों को कभी मेरी वजह से दोष मत देना। मैंने उन्हें हमेशा यही सिखाया है कि अगर जिंदगी में कभी अपने माता पिता से कोई गलती हो जाए तो उन्हें छोड़ना नहीं, समझाना, क्योंकि बूढ़े माता पिता को सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों की नहीं, अपनेपन की होती है। रामप्रसाद चिट्ठी को अपने सीने से लगाकर रो पड़े। अमित और सुमित भी अपने आंसू नहीं रोक सके। सुमित आगे बढ़ा और पहली बार उसने अपने पिता के पैरों को पकड़ लिया। पिताजी, मां ने हमें आपसे दूर होने से मना किया था, और हमने वही कर दिया जिससे मां सबसे ज्यादा डरती थी। अमित भी पिता के सामने बैठ गया। पिताजी,
हमें माफ कर दीजिए। इस बार हम सिर्फ माफी मांगने नहीं आए हैं, हम बदलना चाहते हैं। रामप्रसाद ने दोनों बेटों को देखा। उनके सामने दो बच्चे नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती स्वीकार करते हुए दो बड़े इंसान खड़े थे। मैं तुम्हें माफ करता हूं बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, रामप्रसाद बोले। बूढ़े माँ बाप को घर में जगह देना ही काफी नहीं होता। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे उस घर के अपने हैं। तभी रोहित ने कहा, बाबा, अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, सावित्री ने मुझे जिंदगी भर दूसरों के लिए जीना सिखाया। अब मैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। अमित ने पूछा, क्या इच्छा? रामप्रसाद ने कहा, इस गांव में एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां कोई बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस न करे और कोई बच्चा पढ़ाई से सिर्फ इसलिए दूर न रहे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। सब उन्हें देखने लगे। रामप्रसाद ने आगे कहा, मेरे पास जो थोड़ी सी जमीन बची है उसका एक हिस्सा मैं इस काम के लिए दूंगा। रोहित तुरंत बोला, और मैं आपके साथ हूं। सुमित ने कहा, मैं भी। अमित बोला, पिताजी, इस बार हम भी आपके साथ मिलकर काम करेंगे। रामप्रसाद ने दोनों बेटों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें दर्द कम और उम्मीद ज्यादा थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटी सी इमारत बनकर तैयार हुई। उसके बाहर एक बोर्ड लगा था, सावित्री सेवा केंद्र। यहां शाम को गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता और गांव के बुजुर्गों के लिए बैठने, पढ़ने और आपस में समय बिताने की व्यवस्था थी। रोहित बच्चों को पढ़ाता, अमित जरूरत का सामान संभालता, सुमित बुजुर्गों की दवाइयों और दूसरी जरूरतों का ध्यान रखता, और रामप्रसाद हर शाम बच्चों के बीच बैठकर अपनी जिंदगी के अनुभव सुनाते। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, दादाजी, आपने इतना सब क्यों बनाया? रामप्रसाद मुस्कुराए, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया था कि इंसान की जिंदगी तब ज्यादा खूबसूरत होती है जब उसकी खुशी किसी और के काम आए। लेकिन रामप्रसाद के दिल में एक बात अब भी बाकी थी। वो अपने बेटों को माफ कर चुके थे, लेकिन क्या वो कभी उसी घर में वापस लौटेंगे? क्या उनका और बेटों का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? और क्या अमित और सुमित सच में बदल चुके थे, या ये बदलाव कुछ दिनों का ही था? कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी बाकी है। जानिए पार्ट 9 में।